फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है फ्रेंड्स। और ये अभी हम लोग चलेगा घटना चक्र का पूर्वालोकन सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू फ्रेंड्स, जो टॉपिक वाइज है। तो आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत का ज्योग्राफी, तो उसका भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिहार स्पेशल भी आ चुके हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमेशा से सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। तो क्लाइव के समय में असैनिक सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्या आया था फ्रेंड्स? तो क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया था। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया था? तो क्लाइव ने। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाएगा। जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन समाप्ति की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि द्वैत शासन किसने स्टार्ट किया था? तो क्लाइव ने स्टार्ट किया था। और समाप्त किसने किया था? तो हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक है। और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लेकर दिया था। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान था, ठीक है। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया था। वारेन हेस्टिंग 1774 में मतलब 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधार और पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारी सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। तो किसके टाइम में? तो कॉर्नवालिस के टाइम में। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 में की गई थी। और बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो 1774 से 1785 था। सुरक्षा कोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सुरक्षा कोष्ठ या घेरे की नीति से कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली थे। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसे सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। तो ये भी पूछता है कि महाभियोग किस पे लगा था? तो वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग लगाया गया था। रियायतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीति निम्नलिखित थी, देख लेते हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष कब हुआ था? तो 1740 से 1765 के बीच में। सुरक्षा प्रकोष्ठ कब हुई थी? तो घेरे की नीति तो 1765 से 1813 तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब हुई थी? तो 1813 से 1897 और 57। और अधीनस्थ संघ की नीति तो 1858 से 1935 के बीच में। और बराबर के संघ की नीति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1935 से आज़ादी तक हुई थी, 1947 तक।
दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। ठीक है, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया था। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 का 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्ति और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायाधीश 3 बंगाल के हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। और इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि 1790 से 92 के बीच में क्या हुआ था, तो जो न्यायाधीश रहते थे, न्यायाधीश युक्त जिला फौजदार अदालतों को समाप्त करके 4 भ्रमण करने वाले न्यायाधीश को नियुक्त किया था, जिसमें 3 बंगाल के थे और 1 बिहार के थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो उसके पूर्व में नहीं था भारत में लागू किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कानून की विशिष्टता किसने लागू किया, तो कॉर्नवालिस ने लागू किया है। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों और न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई, उसके पास केवल कर संबंधी ही रह गया था। तो कलेक्टर के पास सिर्फ कर संबंधी शक्ति ही रह गई थी और न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई थी कलेक्टर से। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीश को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। तो किसे जिला न्यायाधीश को क्या दिया गया, तो फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए हैं। भारत की प्रसिद्ध विधा सिविल सेवा तथा लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स कि सिविल सेवा का शुरुआत किसने करवाया था, तो कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस उनका कार्यकाल कितना है, तो 1786 से 1786 टू 1793 तक थी। 1786 से 1793 में ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। तो ये कॉर्नवालिस भी 2 बार गवर्नर जनरल रहा है फ्रेंड्स, एक बार 1786 से 93 और दूसरी बार 1805 में ही मर गया था वो 5 अक्टूबर 1805 को। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को कहाँ हुई थी, तो गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है, तो ये कॉर्नवालिस का। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो हैदराबाद। पहले ही क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था, तो वेलेस्ली द्वारा। और सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था, तो हैदराबाद का, तो 1798 में। वसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य में हुई थी। तो ये वसीन की संधि भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायता संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर लिया था। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 40,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा कर लिया था, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने में सहमति जताई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल कितने हैं फ्रेंड्स, 1758 से 1805 के। ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। ठीक है, और उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, बिल्कुल सही है, उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित किया था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पे भारतीय राजाओं को दी थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि सहायक संधि का जन्मदाता वेलेस्ली ना होकर के डुप्ले थे।
देखिए अगर सहायक संधि प्रणाली के बारे में पूछे कि वेलेजली का सहायक संधि, तो सबसे पहले हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1765 में अवध से की गई थी। ठीक है, प्रथम सहायक संधि, ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम सहायक संधि कब हुई थी, तो अवध से हुई थी 1765 में। अगर वेलेजली का प्रथम सहायक संधि बोले तो हैदराबाद। ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा? तो पहले है राज्य हैदराबाद, जो 1758 तथा 1800 में किया था। मैसूर किए थे 1799 में, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मैसूर में सहायक संधि थोप दिया गया था। तंजौर अक्टूबर 1799 में हुई थी। अवध हुई थी नवंबर 1801 में। पेशवा दिसंबर 1802 में। बरार दिसंबर 1803 में और सिंधिया फरवरी 1804 में। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर भी सहायक संधि के अंतर्गत आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बाल बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया था। तो किसने किया था सती प्रथा और बालिका वध के समाप्त करने की कोशिश? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसने ठगी प्रथा भी समाप्त कर दी, ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्थित स्थापित किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियायतों के प्रति यथासंभव तटस्थ की नीति अपनाई थी। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसे उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया था, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया था। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई थी। ठीक है, यद्यपि ऐसा करने के लिए उन्हें पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियायतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैसूर को कब मिलाया था? तो 1831 में किसने मिलाया था? विलियम बेंटिक ने। 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियायतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल के 7 वर्ष में पुराने निरंतर युद्धों तथा संयोजित नीति के तिलांजलि दे दी गई थी। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण अस्मरणीय किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का मतलब ओवरऑल इंडिया का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे फ्रेंड्स? तो विलियम बेंटिक ने। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन, ध्यान रखेंगे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 में के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, और 1789 मतलब 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि दासों का निर्यात कब बंद कर गया था? तो 1789 में। और लेकिन अगर बोलेगा कि दास प्रथा कब बंद हो गई थी, तो दास प्रथा 1843 में खत्म हुई थी। ध्यान रखेंगे 1811 से एवं 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 में 1847 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, कब भारतीय दंड संहिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो 1860 में के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया था।
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 1823 में हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था? तो 1813 से 1823, और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 में, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हो गई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1815 में को लेखनबद्ध हुई थी, जिससे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउडरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि स्लीमैन को हटाकर आउडरम को लाया गया था अवध में। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउडरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध का अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल कितना है फ्रेंड्स? तो 1848 से 56 में ने अवध के नवाब बाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेज राज में विलय कर लिया था। तो अवध को क्या किया था? तो कुशासन के आरोप में विलय किया था। तो ये ध्यान देंगे। और उसका कार्यकाल था डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 56 में हुआ था, और 1856 में वाजिद अली को हटा करके कुशासन के आरोप में अवध को जीत लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत किसका था? तो डलहौजी का। कि विलय करने का प्रदेश कौन है? तो सतारा को कब आया था? तो 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली की व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। तो रेल निर्माण में किसका योगदान है फ्रेंड्स? तो डलहौजी का। प्रथम रेल लाइन कहाँ चलाया गया था? तो 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछता है। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था, और दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो ये पूछता है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके टाइम में हुआ था? तो कर्जन के टाइम में। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश भारत का राज्य के अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम में हुआ था? डफरिन के टाइम में हुआ था। और 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत पे मिला लिया गया था। ठीक है। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग का बनाया गया था, और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। तो यहाँ पे पारित पूछ रहा है, तो पारित किसके टाइम में हुआ था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और किसके प्रयासों से? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित कर दिया था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेताओं थे। नेता कौन कौन थे? तो पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोधो केशव कार्वे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विधवाओं के कल्याण के लिए और कौन कौन थे नेता थे। तो पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोधो केशव कार्वे थे। धोधो केशव कार्वे ने 1899 में पूना में विधवा विवाह आश्रम की स्थापना की थी। तो धोधो केशव पंत ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1857 के महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग द्वारा
उद्घोषित किया गया था। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। महारानी की घोषणा डेट याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 में हुई थी और कहाँ पे, तो इलाहाबाद में हुई थी। और किसने सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही के ताज के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे 1858 में नहीं होकर के 1877 में हुई थी। जनवरी 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको, रानी विक्टोरिया को। उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। तो से ऑकलैंड, से अफगान, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रहेगा आपको। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके कार्यकाल कितने थे, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सिंध को कब विलय किया गया था फ्रेंड्स, 1843 में। 1843 में दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था। उस टाइम लॉर्ड एलनबरो गवर्नर थे। ठीक है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीय की नीति आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल के कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा तो अगर पूछेगा तो कुशल आक्रमणीयता की नीति लॉर्ड लॉरेंस ही आते हैं, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। कुशल आक्रमणीयता शब्द JWS वायली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब था फ्रेंड्स, तो 1869 से 72 के काल में 1872 में प्रारंभ किया गया था। तो 1872 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो भारत में जनगणना का प्रारंभ हुआ था। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था और 1872 में, डेट याद रखेंगे। किंतु लॉर्ड रिपन कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। तो अगर नियमित पूछे तो लॉर्ड रिपन के टाइम में, और अगर प्रथम जनगणना तो पूछे तो लॉर्ड मेयो के टाइम में। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करने लगा। मेजर सेंडमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। नियुक्त के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है वारनाकुलर प्रेस एक्ट या भारत भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो एक ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। असरकिया पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया था। श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा था। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में ये 69 का भी PSC में भी आया था और 68 में भी आ गया था और बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किसने कहा है कि आकाश से वज्रपात, किसके बारे में, तो वारकुनाला प्रेस एक्ट के बारे में। तो SN बनर्जी ने कहा था। सर PC एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि के सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई थी। तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुए थे फ्रेंड्स,
विधेयक प्रस्तुत हुए थे तो 1883 में। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात बताया था। रिपन, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री में काम करने वाले महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी प्रावधान किया गया था। तो किसने किया था? तो रिपन के टाइम में। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम कब हुई थी? तो 1891 में बनाया गया था। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए थे। तो ये भी पूछता है कि वास्तविक स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता कौन है या फिर किसने अच्छा से मजबूती से पेश किया है? तो लॉर्ड रिपन ने। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया, इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण को नियुक्त किया गया था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ था? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और कब? तो 1861 में। तो 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कब थी? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना एकीकृत कब किया गया था? तो 1901 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब से किसके कार्यकाल की तुलना किए थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉर्ज मार्ले को भारतीय सचिव नियुक्त किया गया था। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग कब हुआ था? तो ये 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था और अभी हम देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि PYQ करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कथनों पर विचार करना है और इसमें कथन कौन सा सही है ये देखना है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पे जनरल बोल रहा है तो ये गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, तो ये सही है। तो कथन B सही है, एक गलत हो जाएगा।
वारेन हेस्टिंग 1774 को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे बोल दिया था कि रॉबर्ट क्लाइव, तो नहीं, रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक है, जो कि यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, इसलिए समाप्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। यहाँ पे भी ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगी, जो देखिए बीपीएससी 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आना, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो घटनाओं पर क्या है देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले होंगे क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुए थे? तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुए थे 1765 में हुए थे। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1865 में। बक्सर की युद्ध हुई थी 22 अक्टूबर 1864 में। और वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1782 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे स्टार मार्क है, क्योंकि इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, क्लाइव को पुनः भारत आगमन हुई थी 3 मई 1865 में, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में, और वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना था 1772 में। तो 1764 में बक्सर युद्ध, 1765 में क्लाइव को पुनः भारत आगमन, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि 12 और 16 को हुई थी। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट हो गया, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर उसकी ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्लाइव को जाता है। तो ये सही है। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े थे। तो ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, जिसमें लिखा है विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उनके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संग्रहित किया था। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव थे। बीपीएससी 66 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, री एग्जाम में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को ही प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता क्लाइव थे। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी में राजा चेत सिंह। एक एग्जाम में भी आया हुआ है और बीपीएससी में भी आया हुआ था फ्रेंड्स, कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिए थे। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग थे। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 था। सुरक्षा कोष्ठ की नीति से संबंधित किससे है? तो सुरक्षा कोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग से है। उसको बोलते हैं सुरक्षा कोष्ठ या घेरे की नीति। वारेन हेस्टिंग तथा बेलेजली संबंधित है। और वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठियों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियायतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य से बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। कंपनियों का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था करने का कार्य सख्त संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग फेरेंस की नीति का संबंध इसमें किससे है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसको समाप्त किया था? तो समाप्त अगर पूछे तो वारेन हेस्टिंग ने किया था, और अगर स्टार्ट पूछे कि प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन
प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लागू करने के लिए पूछ रहा है तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, और समाप्त पूछे तो वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया है। इसमें बीपीएससी 2005 में पूछा था और 1996 में भी, और वही क्वेश्चन चेंज करके 66 बीपीएससी 2020 में पूछा था। किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है? तो वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछ दिया है और यूपीपीसीएस सीआईजी 2010 में भी पूछा है। तो ये वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वेलोर का विद्रोह सर जॉर्ज वारले के शासनकाल में हुआ था, और वेलोर का विद्रोह 1806 में वेलोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारले थे। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता का भी स्थापना की गई थी। वेलोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्णगामी माना जाता है। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि किसे 1857 के विद्रोह का पूर्णगामी भी माना गया है? तो वेलोर विद्रोह को माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने की थी, कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी न्याय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया था। 1793 में की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक्करण कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? तो किसने कहा था? तो कॉर्नवालिस ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसे कहा गया है? कौन है? तो इसके लिए कॉर्नवालिस के शासन काल को भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को। ये ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे? कंपनी बहादुर की शान शौकत किसे कहा जाता था? तो दरोगा को कहा जाता था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनकी पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया था। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में, क्योंकि वो जब उनके सेकेंड कार्यकाल में जब वो इंडिया आए थे तो 5 अक्टूबर 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी अस्थि वहाँ 5 अक्टूबर गाजीपुर में उसे दफन कर दिया गया था, इसलिए कब्र उसकी वहाँ पे है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली, ये ध्यान रखेंगे किसके द्वारा बोल रहा है? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो आंसर इसमें सी हो जाएंगे। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, तो ये गलत है। क्या क्या सही है? तो दूसरों के खर्च पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा करना, तो ये भी सही है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सर पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था और 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर लिया था और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था। बाजीराव द्वितीय ने भागकर
बसीन में संधि ले ली थी और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की थी। इसके संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ गई प्रथम सहायक संधि था। 1802 वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला अवध का नवाब था, क्योंकि आपको पता है कि सहायक संधि यहाँ पे अगर बेलेजली का बोले तो हैदराबाद हो जाता, लेकिन सिंपल यहाँ पे सहायक संधि बोल रहा है तो स्वीकार करने वाला अवध का नवाब था। ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड बेलेजली के टाइम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए हैदराबाद कब लिया था? तो हैदराबाद 1758 से 1800 के बीच में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध हो गया 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 में किए गए थे। तो इसमें सारा लोग जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बुंदेल और भरतपुर सारे लोग सहायक संधि को माने थे फ्रेंड्स। तो इसमें स्टार मार्क कर दिया गया है, इसमें सारे लोग सहायक संधि स्वीकार किए थे। नेक्स्ट है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड को पता कीजिए। तो सबसे पहले किसने किया था बेलेजली का? तो हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद, उसके बाद मैसूर हो जाएगा, तो एक के बाद दो। उसके बाद अवध ने किया था, फिर सिंधिया ने किया, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासक में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया था? तो सहायक संधि किसने लाया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड बेलेजली ने। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज की सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है, निम्नांकित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो बक्सर की युद्ध हुई थी 1764 में, तो ये सही है। 22 अक्टूबर 1764 में। सहायक संधि 1863 में, तो ये गलत है। सहायक संधि 1863 में ना होकर के 1799 से ही 1798 से ही स्टार्ट हो गए थे। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब हो गया था? तो 1833 में। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना था, तो 1813 में। तो ये सही हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, सहायक संधि। भारत में अंग्रेज सत्ता का श्रेष्ठ स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली 1758 में आरंभ किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने। क्यों? क्योंकि वो सहायक संधि लागू करके। नेक्स्ट हो जाएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन सा शासनकाल था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 में हुआ था, जो कि 1815 में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में लेखनबद्ध हुआ था और जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि हुई थी तो कब हुई थी? तो 1815 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, तो ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, तो ये भी सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ना होकर के लॉर्ड हेस्टिंग थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध किससे है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे?
तो ए 1820 से 1827 के बीच में सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के शासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, यहाँ पे मैसूर पूछ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुशासन के आरोप में अवध को भी लिया गया था। तो इसे पे तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को राज्य के प्रशासन में ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन का एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन से है फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1790 से 92 के बीच में हुई थी। ठीक है, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ठगों के दमन में नियम निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ठगों के दमन में बी सर कैप्टन स्लीमन थी। जो कैप्टन स्लीमन को नियुक्त किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। तो ध्यान देंगे इसके लिए। और नेक्स्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। देखिए 65th बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट किया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो देख लेते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था, बिल्कुल सही है। और दास प्रथा का भी उन्मूलन उन्होंने किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। और नेक्स्ट है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधानों को हटाया था, तो ये भी सही है। और ठगों के संबंधित गिरोह को दमन किया था। तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये गलत है, क्योंकि इस टाइम मैकाले ने किए थे। और तो 1, 2 और 4 आंसर सही हो जाएंगे। देखिए 67 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा हुआ है 2021 में। इसमें मेरा बीपीएससी में प्री हो गया था फ्रेंड्स, और मेंस भी हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था, और 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया था। विलियम बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। विलियम बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका समाप्त दमन करने का प्रयास किया था। विलियम बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान 1850 में हटाया गया था, इसलिए D3 गलत है। नेक्स्ट हो गया सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। देखिए एमपीपीसीएस कितनी बार पूछा हुआ है, तो रिपीट बार बार करते हैं फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया, और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था। दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी किया गया था। नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो बी विलियम बेंटिक ने सती को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो 1829 में। नेक्स्ट है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये झारखंड पीसीएस है तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देख लेते हैं संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टम क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान कार्यान्वित किया था।
इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई थी और 1796 के रेगुलेशन 1 द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था फ्रेंड्स? तो 1789 में। और कौन था इस टाइम कार्यकाल में, कौन थे? तो इसमें कॉर्नवालिस का कार्यकाल चल रहा था फ्रेंड्स। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति द्वारा हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब था फ्रेंड्स? तो 1848 से 56 के ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह कौन थे उस टाइम? तो अब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेज में विलय कर दिया था, अंग्रेज राज्य में विलय कर दिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश है। सबसे पहले हुआ था सतारा, तो ध्यान रखेंगे आया और सताया मतलब 1848 में, और सताकी जीत गया, फिर संभल गया तो 1849 में, फिर बघात मतलब आधा आधा बांट दिया तो 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 और नागपुर 1854 तथा करौली 1855 में किया गया था। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बघात मतलब बांटना बोले तो 1850। ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने ये वैसे ही याद करा था। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो किसको नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर के सिंधिया को नहीं मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काला अनुक्रमण अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं, पहले हो गया था सतारा, आया और सताया मतलब एक में हो गया, उसके बाद आया सताया, फिर बघात हो गया, फिर झांसी और उदयपुर हो गया। तो आंसर हो जाएगा सी, पहले सतारा, उसके बाद बघात, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी। उदयपुर कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1852 में, बघात हुआ था 1850 में और सतारा हुआ था 1848 में और झांसी 1854 में, कहीं कहीं 53 और कहीं कहीं 54 मिल जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अधोलिखित में से कौन सुमेलित है? देखना सुमेलित कौन सा है। तो 1849 में सतारा विलय हुआ था, तो नहीं, 1848 में हुई थी। ठीक है, 1848 में पंजाब विलय हुआ था, तो नहीं फ्रेंड्स, 1849 में पंजाब का विलय हुआ था। 1856 में अवध का विलय हुआ था, तो बिल्कुल सही है। और 1855 में झांसी का विलय हुआ, तो नहीं फ्रेंड्स, 1854 में हुआ था। ठीक है, 1854 में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? तो अवध का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो सतारा, जो कि 1848 में हुई थी सतारा का विलय। उसके बाद संभलपुर के हुई थी 1849 में, संभलपुर का विलय हुआ था। ठीक है, 1849 में संभलपुर, और झांसी 1854 में हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो जाएगा, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सबसे पहले आया डलहौजी और सताया मतलब सतारा हुआ था। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो सतारा। देखिए, एमपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ है। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? तो सर लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, जिसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संबंध हुआ था कि कब संपन्न हुआ था सिंध विजय? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध विजय हुआ था और इसका कार्यकाल 1843 है। ठीक है, 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम भी था। और किसके कार्यकाल में? तो एलनबरो के कार्यकाल में। किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण कर लिया था? तो नेपियर ने।
देखिए बीपीएससी 67 बीपीएससी 2021 में पूछा था कि किसने सिंध विजय पर कर उसका अधिकरण कर लिया था, तो नेपियर ने किया था। नेक्स्ट है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो कब किए थे फ्रेंड्स, तो 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो जेम्स आउडरम। नेक्स्ट है, इसका पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउडरम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउडरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध की अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था, तो बम्बई से थाने के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, तो 1853 में डलहौजी के टाइम में। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा हुआ है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन प्रारंभ किया था, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो किसके कार्य में, तो डफरिन के कार्यकाल में। 1885 में तृतीय आंग्लो बर्मा युद्ध जो 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो कौन थे फ्रेंड्स, तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। नेक्स्ट है, विधवा पुण्य विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग जो 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 विधवा पुण्य विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुई थी। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। तो अगर क्वेश्चन में प्रस्तुत बोलेगा कि विधवा पुण्य विवाह अधिनियम जो 1856 में बना था, तो प्रारूपित या प्रस्तुत पूछे तो डलहौजी, और अगर पारित पूछे तो कैनिंग होंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने सुनाया था फ्रेंड, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसरॉय बना है, तो भारत का प्रथम वायसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। तो कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, तो 1858 की सामग्री की घोषणा से, जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र हुआ था। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था, सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। ध्यान देंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल 1858 में हुई थी। 58 में विक्टोरिया के हाथ में आया था, लेकिन ये एग्जाम में पूछ देता है, तो ये घुमा के पूछा हुआ है। देख लेंगे डिस्क्रिप्शन। राजसी उत्पादी अधिनियम ब्रिटिश संसद सदन द्वारा 1876 मतलब 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877
को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पचम को 1911 में भारत के सम्राट घोषित किया गया था। तो 3 बार दिल्ली दरबार लगे थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इसका। एक बार हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में और तीसरा हुआ था 1911 में, जिसमें 1911 में बंगाल विभाजन रद्द की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो दास प्रथा का एलन बरो ने समाप्त किया था। और कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1843 में। एक्ट है कितना? तो 5। नेक्स्ट है, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है, जो 1793 में स्टार्ट हुई थी अस्थायी बंदोबस्त। बेलेजली लॉर्ड चतुराई पूर्व निष्क्रियता, ये भी गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, तो ये भी गलत है क्योंकि सहायक संधि बेलेजली ने स्टार्ट की थी। और कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, तो नहीं सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के टाइम में हुआ था, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, जबकि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कुशल आक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस ने स्टार्ट किया था। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली तथा व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के संबंध में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओहुम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल, जो 1884 से 88 के बीच में हुई थी, उस टाइम हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो किसका सुमेलन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, ये भी सही है। और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो ये गलत है। लॉर्ड कैनिंग के समय नहीं हुआ था, जबकि लॉरेंस के समय में हुआ था उच्चतम निष्क्रियता का। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और इसका डेट है 1793। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। बेलेजली सहायक संधि, बेलेजली क्या कि सहायक संधि, तो ये भी सही है। हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में हेस्टिंग थे, जबकि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध इनके टाइम में नहीं हुआ था। विलियम बेंटिक 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या किया था? तो सती प्रथा को समाप्त किया था। तो आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध नहीं हुए थे, तो वो गलत होगा। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लॉर्ड बेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में क्या हुआ था? तो तृतीय और अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, जो 1817 से 1818 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1818 में तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था पूर्ण रूप से। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियायतों के साथ 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो बी, चार्ल्स मेटकॉफ ने। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड जॉनसोर आंग्ल नेपाल युद्ध, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, जो 1814 में पहला युद्ध हुआ था, लड़ा गया था, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिली थी। 1815 में दूसरा लड़ा गया था। कुमाऊं में अल्मेडा को जीत लिया गया था तथा मेजर जनरल अल्टर नोर्डिक ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा किला स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। तो 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखाबद्ध हुआ था, जो 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित है? तो सी, लॉर्ड बेलेजली के टाइम में क्या हुआ था? तो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जो बिल्कुल फ्रेंड्स सही है। 1799 में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो वो सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, देख लेते हैं लॉर्ड एलनबरो के समय में क्या हुआ था। तो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय हो गया था। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय हो गया था।
लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डी, लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ किया था। तो प्रथम नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किया था, क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में हुआ था, जो ऑकलैंड के समय में हुआ था। ठीक है, और कौन सा सही है तो देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी। और विलियम बेंटिक चार्टर्स एक्ट 1833 पारित किया था। तो ये तीनों सही है और डी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो जॉन लॉरेंस ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने। देखिए, उत्तराखंड PCS 2021 में पूछा हुआ है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड मेयो ने। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो किसके टर्म में प्रथम जनगणना हुई थी फ्रेंड्स? तो लॉर्ड मेयो के काल में। 1700 मेयो में कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1872 में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, जो उसका कार्यकाल 1869 से 72 में हुआ था, और 1872 में प्रारंभ हुई थी। प्रथम जनगणना कब होता स्टार्ट हुई थी? तो मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी फ्रेंड्स। और अगर वो पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे गए थे एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था? तो सी लॉर्ड मेयो को। नेक्स्ट हो जाएगा, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये लॉर्ड मेयो का, जो कभी हुआ था फ्रेंड? तो 1872 में अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? तो ये लिटन थे। 1876 मतलब 1876 को लिटन के वायसराय बन के आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। देखिए 65th BPSC 2019 में पूछा हुआ है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल समय तक रहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन 7 वर्ष तक रहे थे, जो उनका कार्यकाल 1899 से 1905 था। लॉर्ड डफरिन 4 साल रहे थे, 1884 से 88। लॉर्ड हार्डिंग 1810 से 16 मतलब 6 वर्ष, और लॉर्ड मेयो और 3 वर्ष मात्र रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वत्तशाही संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो उस टाइम कौन बने थे फ्रेंड्स? तो रिपन। तो रिपन को क्या बोला जाता है? तो रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित अल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स? तो जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय दो लोगों को बराबर पर रोकना था। ठीक है, बराबरी पर रोकना था, क्योंकि इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि इंडियन को भी अंग्रेज के जो न्यायाधीश होते उसके बराबर का हक मिलना चाहिए। इल्बर्ट बिल उसके अंदर में था। किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने
करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा यहाँ पे बोल रहा है M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, जबकि एक गलत है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंडों जैसा साबित हुआ था। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हें सुरक्षा से संबंधित प्रावधान लाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वतंत्र शासन का जनक माना जाता है? तो ये रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को कार्यकाल के प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे रिपन होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, तो ये सही है। राज अपहरण नीति तो डलहौजी है, ये भी सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये भी सही है। तो स्थान ए आंसर गलत हो जाएंगे। इसमें मिलान करना है तो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है और देख लेते हैं इसमें क्या है फ्रेंड्स। तो मैकटॉफ ने क्या किया था? हाँ, तो कर्जन ने क्या किया था फ्रेंड? तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। मैकटॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। और क्लाइव ने क्या किया था फ्रेंड्स? तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। और बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो पहले आता है सबसे पहले वो मिलान करेंगे फ्रेंड्स, उससे आपको आंसर सही हो जाएंगे। तो डलहौजी ने क्या किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत लागू किया था। विलियम बेंटिक ने क्या किया था फ्रेंड्स? तो सती प्रथा का निषेध करवाया था। रिपन ने स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इसके आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो सी लॉर्ड एलन सिंध का विजय हुआ था लॉर्ड एलन के टाइम में। और इसका कार्यकाल कितना, कब हुआ था सिंध का विजय फ्रेंड्स? तो 1843 में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। नेक्स्ट है, और ये कब हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में? तो भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम बेंटिक जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में प्रारंभ हुआ था। 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो कर्जन के काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे कर्जन नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो जेके गोखले ने की थी, जेके गोखले ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। इसमें क्या है? पदावधि के सही कालक्रम क्या है?
तो देख लेते हैं इरविन कब आए थे। तो लॉर्ड इरविन आए थे 1928 में। तो इनका ये हो जाएगा। चेम्सफोर्ड 1919 में जो इनका चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। हार्डिंग कब आए थे, तो हार्डिंग बहुत पहले आए थे फ्रेंड्स। और कर्जन 1900 के में थे। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, जिसमें कलकत्ता का लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में कलकत्ता राजधानी कलकत्ता से वो दिल्ली लाया गया था। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 में हुए थे। नेक्स्ट है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमांतों को पुनर्गठन करने का नियम बनाया था और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। कौन सा सही है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो रणनीति अपनाई गई थी। तो किसने किया था, तो कर्जन और मिंटो दोनों ने किए थे। फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा था ये, तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था फ्रेंड्स। से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। इसमें किसने, गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो यहूदी वायसराय मात्र लॉर्ड रीडन थी। और उनका कार्यकाल क्या था फ्रेंड्स, तो उनका कार्य 1921 से 26 के बीच में हुई थी। इसी टाइम में चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन और तथा रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ईस्ट इंडिया एक्ट किसके टाइम में हुआ था, तो वारेन हेस्टी के टाइम में। ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स हुआ था डलहौजी के टाइम में, बिल्कुल सही। वारकुनाला प्रेस्ट कर्जन के टाइम में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये लिटन के टाइम में हुआ था। और लिबर्टविल रिपन के टाइम में हुआ था। तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन युग सुमिलित नहीं है। तो ठगी का दमन किए थे विलियम बैटिक, जो स्लीमन के अंतर्गत स्लीमन को नियुक्त किया गया था ठगी का दमन करने के लिए। और विलियम बैटिक उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल थे। इल्बर्टविल रिपन के टाइम में हुआ था, तो ये भी सही है। रिंग फ्रेंस की नीति वारेन हेस्टी, तो ये भी सही है। और वारकुनाला प्रेस्टर कर्जन नहीं, लिटन थे फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुई थी। तो ये हार्डिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है। जो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में माफ़ कीजिएगा 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत में बुलाया था और दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित किया था, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थानांतरित की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे जोड़ा सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं जो सबसे पहले आता है वही आप पहले मिलाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चूक या हड़प की नीति किसने की थी, तो डलहौजी ने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। बंगाल का विभाजन किसने करवाया था, तो कर्जन ने। बंगाल में दोहरा शासन लागू किया था, तो क्लाइव ने। और सामाजिक सुधार किसने किया था, तो बैंटिंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट 1833 के अधीन है। तो ये कैसे मिलान करना है, यहाँ पे बहुत लंबा किया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1833 में क्या हुआ था, तो डलहौजी की नियुक्ति इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से ऐसे से फ्रेंड्स। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ था, तो इसका हो गया था चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सविद। नेक्स्ट है देख लेते हैं
सूची मिलान करना है। तो संबलपुर को कब अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष क्या था, तो देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष क्या है, तो संबलपुर आया और सताया सबसे पहले हो जाएगा 1848, संबलपुर 1849, अवध हो गया 1856 और झांसी 1854 हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार उसको मिलाना है। तो आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम को 1850 में विलय किया था, पंजाब को 1849 में, वर्मा को 1853 में और झांसी को 1854 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां खिलाअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी थी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां राय बहादुर तथा मुसलमानों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर 1859 से 1860 में इस उपाधियों को दी जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र का सीरीज वाइज हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा टॉपिक वायसराय वाली कंप्लीट हो चुकी है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब है जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।